नाम नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी को पूर्व रूप में विदित है, हम क्लर्क की परीक्षा से संबंधित जो प्रीवियस ईयर का एक प्रश्न पत्र था उसको हल कर रहे थे, जिसके हमने प्रथम भाग में 1 से 40 प्रश्नों को हल किया था। अब हम 41वें प्रश्न से इसे अब आरंभ करेंगे, तो समय न गवाते हुए चलते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो साथियों, विश्व का जो पहला विद्युत सैटेलाइट था वह स्पेस एक्स के द्वारा करवाया गया था, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 41 जो है आपकी स्क्रीन पर है। परम पदम क्या है? तो साथियों, यह एक भारत के द्वारा बनाया हुआ एक देसी सुपर कंप्यूटर है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। साथियों, अभी जो हम प्रश्न कर रहे हैं ये कंप्यूटर से संबंधित हैं, जो कि क्लर्क की परीक्षा में आते हैं साथियों। तो अभी हम जो कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले प्रश्न हैं उनको कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 43 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर का क्या कार्य होता है? तो साथियों, ये क्या करता है, यह कन्वर्ट करता है असेंबल लैंग्वेज इनटू मशीनी लैंग्वेज में करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 44 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है इनमें से कौन से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी नहीं है? तो साथियों, सीडी रोम नहीं है, बाकी सभी जो हैं यह प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाली हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 45। व्हाट इज़ यूआरएल? यूआरएल क्या है सर? साथियों, सबसे पहले बात उठती है यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। और यह क्या कार्य करता है? तो साथियों, यह एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंटरनेट स्रोत को फिर सेंस करते हैं, अर्थात इसको क्या करते हैं, रेफरेंसेस प्रदान करते हैं। रेफरेंसेस के लिए इसका यूज़ होता है कंप्यूटर इंटरनेट के अंतर्गत। आगे चलते हैं। जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड एज। जंक ईमेल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? साथियों, स्पैम के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, स्पैम। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 47, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो साथियों, वेब ब्राउज़र कौन सा है? ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम। तो साथियों, ये तीनों ही हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 48 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है 2011 के आकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 17.5, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। इतना प्रतिशत जनसंख्या जो है कहाँ रहती है? तो भारत के अंतर्गत रहने वाली है। प्रश्न संख्या 49 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो साथियों, वो है CSO, अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 50 है, इसके अंदर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? सेवा क्षेत्र का कौन सा नहीं है? बीमा, हॉस्टल एंड रेस्टोरेंट, निर्माण या फिर परिवहन। तो साथियों, इसके अंतर्गत जो है निर्माण, कंस्ट्रक्शंस नहीं आती हैं, बाकी सभी आते हैं, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 51 है, इसके अंदर पूछा गया है निम्न में से कौन MGNREGA मनरेगा इसी के अंतर्गत जो लाभ के योग्य हैं? तो साथियों, इसके अंतर्गत जो हैं वह है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, तो इसका ए ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 52 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू की गई? साथियों, अंत्योदय जो योजना है सन 2000 में शुरू हुई थी, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 53 है, इसके अंदर पूछा गया ढांचागत बेरोजगारी किस कारण से उत्पन्न होती है? तो साथियों, वह होती है भारी औद्योगिक झुकाव के कारण, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 54 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो साथियों, वह पोलियो से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 55 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या किस देश में जीवन निर्वाह के स्तर किस से दर्शाया जाता है? किसी देश में जो जीवन निर्वाह का स्तर है, इसका स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो साथियों, बहुत दर्शाया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 56 की तरफ चलें, तो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है? पंचवर्षीय योजना की अंतिम जो स्वीकृति की सत्ता होती है वो होती है
NDC के पास, अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास, राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 57 है। इसके अंदर पूछा गया है किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया था। तो साथियों ऐसे व्यक्ति थे एन बोरलॉग। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 58 है। इसके अंतर्गत कहा गया है भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया। तो भारत में हरित क्रांति ने जो योगदान दिया था वह ये तीनों ही थे: अंतर फसल असमानता, अंतर्वर्गीय असमानता, अंतर प्रादेशीय असमानता, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। इसके अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। तो साथियों उसे जो प्रकाशित करते हैं वह है UNCTAD। साथियों आपके लिए प्रश्न है इसकी फुल फॉर्म क्या है, कमेंट के माध्यम से बताएं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 60 की तरफ। प्रश्न है भारत की हैदराबाद करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो मुद्रा होती है वो 4 स्थानों पर होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हैदराबाद में कौन से स्थान पर होती है। तो साथियों वो मैसूर के अंतर्गत होती है। तो इस क्षमा करें, भारत में जो पूछा गया आधुनिक करेंसी की यहाँ पर होती है, तो साथियों वो मैसूर के अंतर्गत होती है यहाँ पर। तो इसका बी ऑप्शन जो सही रहेगा। प्रश्न संख्या 61 है। इसके अंदर पूछा गया है रेपो रेट क्या है। तो साथियों रेपो रेट जो होता है यह इस दर पर RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 62 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहते हैं। बैंकर्स चेक किसे कहते हैं। तो साथियों वह कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट को। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 63 है। इसके अंदर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। तो साथियों IRDA करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 64 है। इसके यह साथियों आपके लिए संविधान से युक्त प्रश्न आ गया। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया प्रश्न संख्या 64 के अंतर्गत हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है। तो साथियों वह यहाँ से किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 65 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है प्रश्न संख्या 65 में पूछा गया है इस किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रकाशित होती है। तो साथियों मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष जो जारी होती है वह होती है UNDP के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 66 है। निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है। तो साथियों निगम कर जो है केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 67 है। भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण सर्वाधिक हिस्सा है। तो साथियों भारत में सबसे ज़्यादा किसका है। तो तापीय का है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 68 है। इसके अंदर पूछा गया है किस देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो साथियों वो यहाँ पे पूछा गया किसी भी देश का जो है भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो वो है दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र की सभी आय और निर्यात का लेन देन का। तो सुव्यवस्थित अभी होगा जब उसका आयात और निर्यात जो है दोनों लेन देन दोनों जो है समान समय पर हो, सामान्य रूप से हो, तभी हो सकता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 69 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो साथियों ब्लू चिप कंपनी जो है अति मूल्यवान कंपनी है इनमें से। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 70 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है सर्वप्रथम किसके अंतर्गत द्वैध शासन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। साथियों तो द्वैध शासन प्रणाली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत नहीं हुआ था, साइमन कमीशन के अंतर्गत भी नहीं, और पीटसी इंडिया के द्वारा भी नहीं हुआ था। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। आपके लिए प्रश्न है द्वैध शासन प्रणाली जो है किसके द्वारा भारत में चलाई गई थी। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं साथियों। आगे चलते अगर आपको नहीं आता होगा साथियों कमेंट से बता दें, कमेंट में मैं इसका उत्तर निश्चित रूप से बता दूंगा आपके लिए। प्रश्न संख्या 71 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा है, किस चीज़ का रखा है। तो वो महासंघ का रखा है साथियों। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 72 देखें आर्टिकल 368 किससे संबंधित है साथियों। तो आर्टिकल 368 जो है यह भारतीय संसद की
संविधान के संशोधन से संबंधित है साथियों। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत लिखा गया, बताया भी गया है कि आप अपने संविधान में यदि कोई चेंज चाहते हैं तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के अंतर्गत करवा सकते हैं। प्रश्न संख्या 73 है। इसके अंतर्गत पूछा गया, भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है? तो साथियों, सिंगल सिटीजनशिप जो है भारत को प्रदान हुई है ब्रिटिश संविधान से, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 74 आया। 74 प्रश्न में पूछा गया है, समाजवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सी बात सही है समाजवाद संबंधित? तो साथियों वह है राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर सी पार्ट जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 75 को देखें तो इसमें पूछा गया है, भारत का संविधान भारत को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? एक राज्यों का संघ। इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। आर्टिकल 1 से लेकर 4 के अंतर्गत इसके विषय में बताया गया है साथियों। आगे चलते हैं। आधार एक कार्यक्रम है, तो कैसा कार्यक्रम है? तो यह एक भारतीय निवासियों की पहचान प्रदान करवाने वाला एक आइडेंटिफिकेशन के लिए यह प्रयुक्त होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 77 देखें। इसके अंतर्गत पूछा गया है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। तो साथियों यह 19 से लेकर के 22 जो स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल है उनके अंतर्गत यह आती है। प्रश्न संख्या 78 देखें। इसमें पूछा गया, भारत में मत देने का अधिकार क्या है? तो मत देने का अधिकार जो है साथियों, यह हमारे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंतर्गत आता है, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 79 है। इसके अंतर्गत पूछा गया, आरटीआई क्या है? तो आरटीआई एक सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो साथियों आरटीआई मूल रूप से 2005 में भारत में शुरू हुई थी और देश में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में यह शुरू हुई थी। किस वर्ष में शुरू हुई थी? कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 80 को देखें। इसके अंतर्गत पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य को भी डैश प्राप्त नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य को क्या प्राप्त नहीं है साथियों? तो उसको लीगल सेक्शन नहीं, अर्थात वैधिक स्वीकृति उसको नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 81 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। तो क्या करती है? वह राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 82 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार लगातार रहे हैं? तो साथियों भारत के उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार लगातार रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, जिनके जन्म दिवस के रूप में हम अध्यापक दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 83 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो साथियों यह जो उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, यह लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 84 को देखें। इसके अंदर पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या बात करें 85 की तरफ, तो इसमें पूछा गया है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो साथियों जापान की संसद को कहते हैं डाइट। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 86 को देखें तो इसमें पूछा गया है, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो साथियों राज्यसभा के मूल रूप से 250 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान के अनुसार हम देखें तो वहाँ सिर्फ 230 के आसपास हैं। लेकिन उत्तर देने की बात आए तो आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी 250। आगे चलते हैं, क्योंकि यह 230 के आसपास जो आते हैं यह आते हैं आपके जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वहीं से आते हैं, और 12 जो हैं उनको राष्ट्रपति जो हैं खुद नियुक्त करते हैं, और इसके अलावा 2 आते अन्य एंग्लो इंडियन के अंतर्गत आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 87 को देखें। इसके अंतर्गत पूछा गया है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा की महिला स्पीकर जो थी मीरा कुमार थी। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 88 है, केंद्रीय बजट हमारे सर्वप्रथम किसके सामने इसे प्रस्तुत किया जाता है? तो इसे सबसे पहले लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 89 है। 89 में पूछा गया है आपसे, संसद
के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा स्पीकर करता है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 90 को देखें तो इसमें पूछा गया है संसद में प्रयुक्त विधेयक एक कानून बन जाता है तो कब बनता है? तो साथियों यह तब बनता है जब अध्यक्ष की स्वीकृति उस पर हो जाए, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद। प्रश्न संख्या 91 को देखें, इसके अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो प्राक्कलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 92 को देखें तो इसमें पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अपीलीय और परामर्शी अधिकार हैं, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 93 को देखें तो इसमें पूछा गया है कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? तो साथियों इसे उच्च न्यायालय के परामर्श करके राज्यपाल जो है कर सकते हैं, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। उच्च न्यायालय के लिए पूछा गया साथियों, ये जिला के विषय में पूछा गया साथियों, डिस्ट्रिक्ट जज के विषय में पूछा गया। प्रश्न संख्या 94 को अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, तो मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है साथियों। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 95 की तरफ। इसके अंतर्गत पूछा गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो वह 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी साथियों, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 96 को देखें, समवर्ती सूची में समाविष्ट हैं, समवर्ती सूची में समाविष्ट क्या है साथ, कितने विषय हैं? तो साथियों 52 सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 97 को देखें तो इसमें पूछा गया है विधिक मामलों में राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो साथियों इसे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो हैं यह सलाह देते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 98 को अगर आप देखेंगे इसमें पूछा गया है भारत के राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र की कितनी आरे हैं अर्थात तिल्लियाँ हैं? तो सर 24 हैं, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 99 को अगर आप देखेंगे इसके अंतर्गत पूछा गया है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है, तो शिक्षा का अधिकार किसके कौन से संशोधन के अंतर्गत आया है? तो साथियों वह आया 86वें संशोधन में 2002 के अंतर्गत आया है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न साथियों, उसके बाद जी के भाग शुरू होगा, तो उसे हम अगले भाग में करेंगे। अब तक हमने 41 से लेकर हमने 100 प्रश्नों को हल करने का 60 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। तो यह प्रश्न 100वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। भारत की क्षमा करें, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है वह जलमंडल है साथियों, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। तो साथियों आज के इस भाग में हमने 41 से लेकर के 100 प्रश्नों को हल किया, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए। तब तक मिलते हैं अगले भाग में जी के भाग के साथ, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।